हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स मुजरिम। संजय गुप्ता पेश करते हैं मुजरिम। लेखक हनीफ अजहर, चित्रकार दिलीप चौबे, रंग संयोजन टीआर आजाद, स्याहीकार विनीत सिद्धार्थ, संपादक मनीष गुप्ता। देश रक्षा एक ऐसा महायज्ञ जिसके हवन कुंड में कभी भावनाओं की, कभी रिश्तों की, तो कभी सपनों की आहुति देनी पड़ती है। लेकिन देश रक्षा रूपी ये महायज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक पूर्ण आहुति के रूप में इंसान खुद को इसमें झोंक नहीं देता। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे भारत माँ के ऐसे अनेक लाल हुए हैं जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। उन्हीं महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर एक नौजवान ने अपना सब कुछ इस महायज्ञ में न्यौछावर कर दिया है, और उस नौजवान का नाम है अभय देश पांडे। तिरंगा के रूप में जिसने इस महायज्ञ में अपने सुख चैन की और अभय के रूप में अपनी पहचान की आहुति दी है। देश की भलाई के लिए अपने चेहरों की कुर्बानी देकर एक ऐसे कुख्यात अपराधी के चेहरे और पहचान के साथ जी रहा है वह, जो कई मुल्कों के कानून का पहला निशाना है। अपना अस्तित्व और अपनी पहचान खोकर भी खुश है वह, लेकिन उसके खुश रहने का मतलब ये नहीं कि अभय के अस्तित्व से जुड़ी मुश्किलों से उसको छुटकारा मिल गया। साईं की तरह उसके पीछे पड़ी थी वह मुश्किलें। नमस्ते माँ जी, मैं जनशक्ति से आया हूँ अभय साहब के बारे में जानने के लिए। उन्होंने 1 महीने की जो एप्लीकेशन दी थी वह खत्म हो चुकी है, लेकिन वे अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ वे कहाँ हैं? वे किसी बहुत ही ज़रूरी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। उनके वापस लौटने पर मैं अभी कुछ दिन और लगेंगे। जैसे ही उनसे संपर्क होगा मैं उन्हें ये सूचना दे दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। मैं शेषन साहब को ये बता दूंगा। माँ ने जनशक्ति के प्रतिनिधि को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया, लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि झूठ बोलने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। और माँ ही क्या, शिखा का भी तो यही हाल है। उसे भी तो कॉलेज में मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल और टीचर्स को मेरे बारे में समझाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। काश मैं लोगों के सामने जाकर उन्हें बता सकता कि मैं अभय हूँ। काश मैं लोगों को बता सकता कि कुख्यात अपराधी एक्स के चेहरे वाले शख्स के सीने में धधक रही है देशभक्ति की ज्वाला। हेलो शिखा। ओह, उस आवाज़ ने अभय को चौंकाया था, क्योंकि जिसके गले से वह आवाज़ निकली थी उसे वह अच्छी तरह पहचानता था। मानसी। वह सीधी घर में घुसी आ रही है। अगर उसने माँ और शिखा से मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया तो उनके लिए उसे टालना मुश्किल होगा। मुझे तुरंत ही अपने कमरे में चले जाना चाहिए। अभय तुरंत ही वहां से हटकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके कान अभी भी वहीं लगे थे। काफी दिनों बाद आई, सुना? कैसे आना हुआ? अपने जन्मदिन का इनविटेशन कार्ड देने के लिए मेरे अंकल मंत्री कुलभूषण के साथ शहर के कई गणमान्य व्यक्ति पार्टी में आएंगे। तुम्हें भी आना है, और साथ में लेकर आना है अपने अभय भैया को। जब तक वह नहीं पहुंचेगा मैं केक नहीं काटने वाली। अरे, ये तुम्हारा अभय भैया है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। वो अभय भैया कुछ दिन के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। वे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में नहीं पहुंच सकते। हाँ, मैं और मम्मी ज़रूर आएंगे। अबे, शहर में नहीं है? ये तो बहुत बुरा हुआ। बुझता चला गया मानसी का चेहरा। अचानक एक बार फिर खिल उठा। अबे के कमरे की खिड़की पर दिखती वह परछाई तेरी पोल खोल रही है। तू झूठ बोल रही है। अबे अपने रूम में ही है। मैं अभी उससे जाकर मिलती हूँ। अरे मानसी रुक, सुन। धड़धड़ाती हुई अभय के कमरे में घुस आई वह। मिस्टर अभय, मैं पूछती हूँ ये क्या शराफत है कि आप घर में हैं और किसी से मिलना नहीं? अरे, आप तो अभय नहीं। कौन है आप? रोहित, मेरे कज़न। मुंबई से बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आए हैं। आजकल हमारे साथ ही रह रहे हैं। तूने कभी इनका जिक्र नहीं किया, कभी बात ही नहीं चली। बाय द वे, मैं तुम दोनों का परिचय करा देती हूँ। ये है मेरे कज़न रोहित देश पांडे, और रोहित भैया ये है मेरी पक्की सहेली और मेरी क्लास फेलो मानसी। हेलो हेलो। लगता है तेरे रोहित भैया ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। खैर, मैं चलती हूँ। कल पार्टी में इन्हें भी लेकर आ जाना। ठीक है। मानसी के जाते ही सभी को ऐसा लगा जैसे उनके सिर से कोई पहाड़ पहाड़ हट गया हो। उफ, एक बार तो मैं घबरा ही गई थी। वो तो अच्छा हुआ भैया कि तुमने ऐसी एक्टिंग की कि तुम मानसी को पहचानते ही नहीं हो। ऐसा करना ज़रूरी था, लेकिन जिस पार्टी का इनविटेशन देने मैं यहाँ पहुँची थी उसमें मैं अभय के रूप में तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन तिरंगा के रूप में ज़रूर पहुँचूंगा। अगले दिन मानसी की बर्थडे पार्टी में। हैप्पी बर्थडे मानसी बेटा। थैंक यू अंकल। सभी मंत्री के पास पहुंचकर उसके साथ फोटो खिंचवाने को उतावले थे। क्लिक। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था मंत्री कुलभूषण तक पहुंचने का जिसका मकसद उसके साथ फोटो खिंचवाना नहीं, कुछ और ही था। खट। और उसका वह मकसद जब लोगों के सामने आया तो कत्थक करने लगे सभी के रोंगटे।
मैंने मंत्री को अपने साथ हथकड़ी में कैद कर लिया है। न मेरे पास कोई आने की कोशिश करे और न मुझ पर गोली चलाने की, वरना मैं अपने हाथ में थमे इस रिमोट का स्विच दबा दूंगा। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ठीक 5 मिनट बाद यहाँ न सिर्फ मेरी और मंत्री की ही बल्कि कई औरों की भी लाश पड़ी होगी, क्योंकि मेरे शरीर पर शक्तिशाली बम बने हुए हैं। सभी ऐसे खड़े रह गए मानो किसी ऋषि ने शाप देकर उन्हें अचानक मूर्ति में बदल दिया हो, जबकि उस चलते फिरते बारूद घर ने मंत्री को खींचकर एक तरफ ले जाना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ और लोग भी मारे जाएं, इसलिए मेरे साथ चलो वहां जहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तिरंगा, तो तू मुझे रोकने आया है? मंत्री की सलामती चाहता है तो हट जा मेरे रास्ते से। कार से बाहर निकलने के साथ ही तिरंगा ने वह हरकत कर दी जिसकी किसी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मंत्री जी की सलामती चाहता हूँ तभी तो मैं तेरे रास्ते में आ खड़ा हूँ। अगर ये मंत्री जी के को यहाँ से ले जाने में सफल हो गया तो फिर मंत्री जी को बचाना नामुमकिन है था। लेकिन जहाँ यहाँ रहकर मंत्री जी को बचाने की एक योजना मैंने बना ली है। तिरंगा के बारों ने उसके क्रोध को भड़का डाला। अगर तू समझ रहा है तिरंगा के इस रिमोट का स्विच दबाकर मैं मंत्री के साथ अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता, तो ये तेरी भूल है। मैं आत्मघाती हूँ जो औरों की जान लेने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। देख, मैंने रिमोट का स्विच दबाकर अपनी बात साबित कर दी है। अब तू मुझे और मंत्री को मरने से किसी भी हालत में नहीं बचा सकता। खट! न मेरे शरीर से बमों को हटाकर और न हथकड़ी काटने की कोशिश करके। रिमोट का स्विच दबाने के साथ ही इनका संबंध भी बमों से हो गया है। बम हटाने की, हथकड़ी काटे जाने की कोशिश की जाएगी तो बम 5 मिनट से पहले ही फट जाएंगे। अब इंतजार कर 5 मिनट गुजर जाने का और हमारे शरीरों के फटने का। मैं इंतजार नहीं कुछ और करूंगा, लेकिन जो करूंगा तू देख नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुझे बेहोश कर रहा हूं। था कनपटी पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था तिरंगा ने। इसी के साथ मंत्री पर मानो आतंक का दौरा पड़ गया। ये तुमने क्या किया तिरंगा? ये होश में रहता तो शायद मेरे बचने की कोई उम्मीद थी। अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझ पर भरोसा रखिए सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर तुम क्या चाहते हो, बताते क्यों नहीं? हमारे पास सिर्फ 4 मिनट समय है और मैं क्या करना चाहता हूँ ये तुम्हें समझाने में मुझे 4 घंटे लगेंगे। इसलिए टाइम खराब करने से अच्छा तुम मेरी मदद करो, ताकि हम मंत्री जी और इस बेहोश आत्मघाती को उठाकर यहाँ से एक फलांग दूर स्थित इंटरनेशनल वर्ल्ड कंपनी तक ले जाए। अभी तक कुछ ना समझी मानसी ने वही किया जो तिरंगा ने कहा, और वह तिरंगा के पीछे भाग ली। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट और बाकी है। तिरंगा को इंटरनेशनल वर्ल्ड कंपनी में पहुंचने और उसके डायरेक्टर को अपनी बात समझाने में अगले 2 मिनट लगे, और अगले 30 सेकंडों में वह कंपनी के एक टेम्पर प्रूफ वॉल्ट के सामने था। सभी पीछे हट जाओ। तो तुम करना क्या चाहते हो तिरंगा? मुझे बचाते क्यों नहीं? बम फटने में सिर्फ 1 ही मिनट रह गया। मैं आपको बचाने की तैयारी कर रहा हूँ, कृपया डिस्टर्ब मत कीजिए। तिरंगा ने बेहद फुर्ती और सावधानी से आत्मघाती को सेफ में ढकेला। सेफ को एक झटके से बंद कर दिया। इतना करने में उसे 55 सेकंड लग गए, और जैसे ही 5 सेकंड और गुजरे, फटाक! पहले सभी को सुनाई दिया वह हल्का धमाका, और फिर मंत्री कुलभूषण पीछे गिरते दिखाई दिए, एकदम सही सलामत। धम! खुशी से नाचते सभी ने तिरंगा को घेर लिया। मार्वलस, आखिर तुमने अंकल को बचा ही लिया तिरंगा। लेकिन तो किस बात का है कि मैं उस आत्मघाती को नहीं बचा पाया? तभी पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस ने आते ही अपनी छानबीन शुरू कर दी, जबकि इधर अगर वह जिंदा रहता तो उससे पूछताछ करके ये जाना जा सकता था कि वह कौन था जिसके इशारे पर आपकी हत्या करने आया था। वह कौन था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये मेरी उसी दुश्मन के इशारे पर मेरी जिंदगी छीनने आया था जिसने पिछले साल मेरे बेटे आनंद को बम से उड़ा दिया था। एक्स। आप एक्स की बात कर रहे हैं ना अंकल? हाँ मानसी, 1 साल पहले मैंने एक्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी उसका बदला लेने के लिए एक्स ने पहले आनंद की जान ली और अब मेरी जान के पीछे पड़ा है। मेरे विचार से ये काम एक्स का नहीं, मैंने उसकी मोड्स ऑपरेंडी का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया है। वह ऐसे काम खुद करता है, अपना शिकार करने के लिए वह किसी का सहारा नहीं लेता। वह एक्स ही है या कोई और, लेकिन वह ज़्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। मानसी की आंखों में नाच रहा था वह क्रोध जो उसे बनाता है अपराध और अपराधी के नसों को अपने नाखून से फाड़कर उनमें जहर भरने वाली विषनखा। अपराध जगत के कलेजे को फाड़कर अपने खानदान को तबाह करने वाले अपराधी को बाहर निकालेगी विषनखा। इंडिया मोस्ट वांटेड के प्रायोजक हैं क्लिनिक ऑल क्लियर। टीवी बंद करने के लिए बढ़ते विष कन्या के हाथ अचानक ठिठक गए। इंडिया मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में दर्शकों के लिए प्रस्तुत है मशहूर फरार आतंकवादी और दुर्दांत हत्यारे एक्स के बारे में कुछ जानकारियां। 5 फुट 8 इंच के गोरे चिट्टे और सभ्य लगने वाले इस खतरनाक अपराधी को गौर से देखिए और उसे पहचान कर इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाइए। RDX से खिलौने की तरह खेलने वाले इस अपराधी को आप जितनी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे उतनी ही जल्दी आप चैन की नींद ले सकेंगे। इस समय दिल्ली और उसके निकटवर्ती राज्यों में यह कहीं भी हो सकता है।
ये चेहरा मैंने शायद इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? अचानक विष्णुखा को लगा जैसे उसके मस्तिष्क में ज्वालामुखी फट गया हो। ओह नो! ये नहीं हो सकता। ये वह चेहरा कैसे हो सकता है? लेकिन ये है तो वही। फर्क है तो सिर्फ फ्रेंच कट दाढ़ी और चश्मे का। विष्णुखा की आंखों से अविश्वास और आश्चर्य के भाव गायब होते जा रहे थे, और जब वह तूफान थमा तो उसकी आंखों और चेहरों पर एक ही भाव नजर आ रहा था, हिंसा का भाव। मेरे चचेरे भाई के बाद मेरे चाचा की जान लेने की कोशिश करने वाला शैतान मुझे मिल चुका है, लेकिन उसके खून से अपने नाखून रगड़ने से पहले मुझे ये खुशखबरी अपने चाचा को देनी होगी। एक पल बाद ही आपके लिए खुशखबरी अंकल, मैं एक्स को ढूंढ लिया है। अच्छा, कहाँ है वह? बताओ मुझे, मैं वहाँ जाकर पुलिस भेजकर उसे गिरफ्तार करवाता हूँ। पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंकल, क्योंकि उसे पुलिस के हाथों नहीं, मौत के हाथों गिरफ्तार होना है। मानसी ने तुरंत ही संबंध विच्छेद कर दिया। अब वह शिखा से फ़ोन मिलाकर उससे बात कर रही थी। मैं मानसी बोल रही हूँ शिखा, तुम्हारे रोहित भैया कहाँ हैं? अपने रूम में सो रहे हैं। लेकिन तू इतनी रात के फ़ोन करके ये क्यों पूछ रही है? वैसे ही, ओके गुड नाइट। तो वो शैतान सो रहा है। मुझे उस तक पहुंचने में अब देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके विरुद्ध मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि ना सिर्फ वह शातिर अपराधी है बल्कि अभय भी उसके कब्जे में है। एक झटके से अपने रूम से निकली विष्णुखा। जल्दी वह अभय के घर के बाहर अंधेरे का ही एक हिस्सा बनी नजर आ रही थी। अगर मेरा उस घर में आना जाना ना होता तो मुझे ये जानने में थोड़ा समय खराब करना पड़ता कि सामने दिखता हुआ कमरा अभय का है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले शिखा ने फ़ोन पर बताया था कि वह अपने रूम में सो रहा है। ओह समझी, सोने का बहाना करने के बाद वह ज़रूर अपने काले कारनामे करने और अपने साथियों से मिलने के लिए चुपके से इस रूम से निकल जाता है, और फिर सुबह होने से पहले उसी तरह वापस लौट आता है। आज भी लौट कर आएगा, लेकिन उसके वापस लौटने में अभी काफ़ी समय है। इतने समय यहाँ इंतजार करने से अच्छा है शहर का एक चक्कर लगाकर मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूँ। विष्णु का उसे जिसे ढूंढने के लिए मछली की भांति झटपटा रही थी, वह इस समय तिरंगा के रूप में शहर की सड़कों के ऊपर विचर रहा था, किसी अपराधी, किसी गद्दार की तलाश में, और उसकी वह तलाश जल्दी ही पूरी होने वाली थी। बॉस ने मंत्री कुलभूषण को खत्म करने के लिए अगर धमाका को भेज दिया होता तो उसे नाकामयाबी का मुंह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जब धमाका अपने शिकार करने के लिए धमाके करना शुरू करता है तो बचने वाले कई किलोमीटर दूर भागते हैं, जो नहीं भागते थाम वे धमाके के शिकार होते हैं। थाम, फोन डालो इसे, बेकार कोशिश कर रहे हो तुम, क्योंकि धमाका धमाका प्रूफ ड्रेस पहनकर आया है। मुझे रोकना तुम्हारे वश की बात नहीं। था था तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ता हुआ धमाका नामक वह तगड़ा हमलावर मंत्री कुलभूषण के कमरे तक पहुंच गया। इसी कमरे में है मेरा शिकार, और इसका दरवाजा खोलने के लिए मुझे करना होगा एक हल्का सा धमाका। अरे, दरवाजा धमाके से पहले ही खुल गया। शैतानी काम करने में जो भी सामने आता है वह ऐसे ही जूतों की मार खाता है। अगर ये विचार मेरे दिमाग में पहले ही नहीं आया होता कि मंत्री जी को खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, तो मैं उन्हें बचाने यहाँ मौजूद था नहीं होता। उफ था, बेवकूफ तिरंगा, जिसके शरीर पर आरडीएस असर नहीं करता उस पर तेरे लात घुसे क्या असर करेंगे, इसलिए हट जा मेरे और मेरे शिकार के बीच से। उफ, जो ड्रेस इसने पहन रखी है उसकी वजह से इसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी मुझे इसे मंत्री तक पहुंचने से तो रोकना ही है। धमाका तेजी से संभला। तू ऐसे नहीं मानेगा लगता है, तेरे चिथड़े उड़ाने ही होंगे। धमाका करके बूम, और हर गुजरते पल के साथ धमाके के धमाके बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए जल्दी इसे रोकने का उपाय सोचना होगा। इस बार तिरंगा बम से तो बच गया था, लेकिन बम के धमाके से उछले सामान से नहीं बच पाया। उफ, बुरी तरह फंसकर रह गया तिरंगा। तेरी मौत इसी पल लिखी है। अगर ऐसा ना होता तो इस सामान के नीचे इस तरह ना फंसता। याद कर अपने भगवान को, क्योंकि अब अगले धमाके में तेरा शरीर चिथड़ों में बंटने जा रहा है। धमाका के हाथ एक शक्तिशाली बम को जकड़ने पड़े, लेकिन ऐसा हो जाता उससे पहले ही धमाका की गर्दन उन शिकंजों में जकड़ गई। जिंदगियों से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? ओह विष्णुखा, अब जरा मौत से भी खेल कर दे। धमाका को दीवार से टकराकर उसी के बम से उसे मारना चाहा था विष्णुखा ने, लेकिन बम के धमाके में फंसने के बाद भी धमाका अभी सही सलामत था। जो खुद धमाका हो, बम के धमाके उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? विष्णुखा के नाखूनों से तू नहीं बच पाएगा, जो तेरी पोशाक को चीरने के बाद तेरे कलेजों को चीर देंगे। उफ, जहरीली बिल्ली के खंबा नोचने से खंबे का कुछ नहीं बिगड़ता, जबकि खंबा चाहे तो बिल्ली के नाखूनों को आसानी से तोड़ सकता है। इस अभेद पोशाक की वजह से तू अभेद खंबा सही शैतान, लेकिन फिर भी तुझमें और खंबे में एक बड़ा फर्क ये है कि खंबा बेजान होता है, जबकि तू जीता जागता इंसान। वह इंसान है जिसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है। मेरे नाखूनों के रगड़ने से उड़ता ये धुआं रूपी जहर तेरी उन्हीं सांसों के साथ तेरे शरीर में मौजूद खून में जा मिलेगा।
इससे पहले कि धमाका संभलता बहुत देर हो चुकी थी। आह! जहर उसकी सांसों से होकर धमाका के शरीर में पहुंच चुका था, जिसने उसकी सांसों को उसके गले में घोंट कर रख दिया था। बेजान होकर जमीन पर गिरा वह। थम। उफ! अपने जहरीले नाखूनों से तुमने धमाका को मार डाला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी मौत के साथ ही बंद हो गया इसके उस बॉस तक पहुंचने का रास्ता, जो मंत्री जी की जान के पीछे पड़ा हुआ है। औरों की जिंदगी को मौत का निवाला बनाने वाले ऐसे शैतान जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। रही इसके बॉस की बात, तो मैं उसे जानती हूँ। वह एक्स है और मुझे उसका पता चल गया है। जल्दी मेरे जहरीले नाखूनों का शिकार बनकर वह भी ऐसी किसी सड़क पर मरा मरा पड़ा मिलेगा। रुको विष्णुका, मुझे यहाँ से निकालती तो जाओ। तुम्हारी बातों में आकर अपने आप को गिरफ्तार करवाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं फंसे रहोगे, इसलिए जितनी जल्दी मैं तुम्हारी आंखों से ओझल ही हो जाऊँ मेरे लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन कानून के शिकंजे तो तुम ज़्यादा देर तक बची नहीं रह सकती। विष्णुका जा चुकी है, लेकिन मेरे सामने धमाका की लाश पड़ी है। मैं उसकी तलाशी लेकर कोई ऐसा क्लू ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ जो मुझे इसके बॉस तक पहुंचा दे। धमाका की तलाशी में तिरंगा के हाथ निराशा ही लगी। कुछ नहीं मिला सिवाय इस यंत्र के। क्या ये यंत्र उसके बॉस तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। पुलिस के सायरनों की आवाज़ें और पूर्व में फैलती लालिमा बता रही है कि मेरा यहाँ ठहरना बेकार है। मुझे पहुँचना चाहिए अपने घर, तिरंगा का घर, जहाँ कोई और भी पहुँचने जा रहा था। रात के काले अंधेरे में जो अपराधी अपने शिकार के लिए निकलते हैं वे सुबह का आवाज़ होती ही अपनी अपनी मान में लौटाते हैं। एक्स भी वापस लौट आया होगा, इसलिए मुझे अभय के घर पहुंचकर उसे दबोच लेना चाहिए। ओह! अभय के घर के नज़दीक पहुंचते ही ठिठक कर रह गई विष्णुका, क्योंकि अभय के घर पर टिड्डी दल की तरह मौजूद थी पुलिस। पुलिस अभय के घर को तेजी से घेर क्यों रही है? क्या चक्कर है? ओह नो! कहीं मेरी तरह पुलिस भी तो नहीं जान गई कि अभय के घर में एक्स मौजूद है? यही बात है, लेकिन पुलिस को उसके बारे में कैसे पता लगा? पुलिस के साथ कुलभूषण का अंकल? मेरी भतीजी मानसी ने जब मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे एक्स का पता चल गया, तभी मैं सक्रिय हो उठा था। मैंने तुरंत उसका फ़ोन ट्रेस करवाया तो मुझे पता चला कि मेरे बाद उसने इस घर में फ़ोन किया था। मैंने फ़ौरन यहाँ का एड्रेस पता किया। मुझे पक्का यकीन है कि एक्स हमें यहीं मिलेगा। अगर ऐसा ही हुआ तो मुंबई गए कमिश्नर साहब वापस लौटकर एक्स को गिरफ्तार देख बहुत खुश होंगे। कुलभूषण अंकल का यकीन एकदम सही है, इसी घर में मौजूद है एक्स। थाक! तूफान की तरह धड़धड़ाते अभय के कमरे में घुसे पुलिस के कमांडो, और जैसे शेर बकरी को दबोचता है वैसे ही उन्होंने दबोच लिया उसे। फ्रीज! डोंट मूव! जो दिलो जान से देशभक्त था, लेकिन चेहरे से देश का सबसे बड़ा दुश्मन था क्रमशः। क्या एक देशभक्त को देश का दुश्मन समझकर मार दिया गया? तिरंगा पर हुए दिल दहलाने वाले टॉर्चर को जानने के लिए पढ़ें आगामी अंक देशभक्त। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देशभक्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज के अगली कॉमिक्स देशभक्त में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।